नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं प्राची पाराशर। वक्त है प्रहार का और प्रहार की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। यूपी के प्रतापगढ़ के कुंडा से जहां दो परिवारों के बीच चल रहे पुरानी रंजिश ने उस वक्त खूनी रूप ले लिया जब समाजवादी पार्टी के नेता तनवीर ने पूर्व प्रधान के परिवार पर अचानक फायरिंग शुरू कर दी। समाजवादी पार्टी के नेता तनवीर ने पूर्व प्रधान मोहम्मद मुअज्जम के दो बेटों पर फायरिंग की है। गोली लगने से छोटे बेटे फुरकान की मौत हो गई, जबकि बड़े बेटे साहिल की हालत नाजुक बनी हुई है। पुलिस ने आरोपी तनवीर समेत दो लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। खूनी संघर्ष की वारदात कुंडा थाने के सरियावा गांव की है, जहां जमीन और चुनावी रंजिश को लेकर पूर्व प्रधान मोहम्मद मुअज्जम उर्फ गुड्डू और समाजवादी पार्टी के नेता तनवीर के बीच लंबे समय से विवाद चला आ रहा था। इसी विवाद के चलते दोनों पक्षों में पहले कहासुनी हुई और फिर अचानक फायरिंग शुरू हो गई। पुलिस ने दो आरोपियों सपा नेता तनवीर और शहबाज को गिरफ्तार कर मौके से राइफल भी बरामद कर ली है। थाना कुंडा जनपद प्रतापगढ़ के ग्राम सरियावा में के रहने वाले फुरकान पुत्र मुअज्जम के परिवार और बच्ची तनवीर सनाब महमूद के परिवार के बीच में बच्चों के विवाद को लेकर आपस में विवाद हो गया, जिसमें आरोपी पक्ष तनवीर के द्वारा गोली चला दिया गया, जिससे फुरकान की मौके पर मृत्यु हो गई है और उसका भाई साहिल घायल है, जिसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है। आरोपी पक्ष के दोनों अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया गया है और अन्य आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है। और मेरे सहयोगी विशाल प्रताप सिंह इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। विशाल, बताइए आपके पास क्या अपडेट इस पूरे मामले में? प्राची, ये पूरा जो मामला है वो प्रतापगढ़ के कुंडा थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले सरियावा गांव का है, जहां पर ये बताया जाता है कि प्रधानी चुनाव का जो विवाद है दो पक्षों के बीच में और जमीनी विवाद भी बताया जा रहा है। इसमें शनिवार को दोनों परिवार के लोग मामूली सी बात यानी कि बाइक की पार्किंग को लेकर के एक दूसरे के आमने सामने आ जाते हैं और उसके बाद स्थिति ये आती है कि पूर्व प्रधान के बेटे को गोली मार दी जाती है फुरकान, जिसकी मौके पर ही मौत हो जाती है। और छोटा बेटा साहिल के बारे में बताया जा रहा है, जो कि प्रधानी का चुनाव इस बार लड़ने जा रहा है, जो कि उत्तर प्रदेश में अगले साल आने वाला है। तो ऐसे में आप अंदाजा लगाइए कि प्रधानी का जो विवाद है या यूं कहा जाए प्रधानी चुनाव का जो विवाद है, छोटे छोटे झगड़े को लेकर के इस तरीके की नौबत सामने आ रही है, जिसमें समाजवादी पार्टी के नेता तनवीर और उसके एक सहयोगी को पुलिस ने मौके से गिरफ्तार कर लिया है। मौके से उसकी जो लाइसेंसी राइफल है उसको भी बरामद कर लिया गया है और इस पूरे मामले में विधिक कार्रवाई की जा रही है। लेकिन अभी तो बस आगाज हो रहा है पंचायती चुनाव का और उससे पहले ही अगर इस तरीके की आपराधिक घटनाएं सामने आ रही हैं तो आप खुद सोचिए कि प्रधानी चुनाव जो पंचायत का चुनाव आने वाले उत्तर प्रदेश चुनाव में होने वाला है वो पुलिस के साथ साथ प्रशासन के लिए कितनी बड़ी चुनौती बनने वाला है। बहरहाल इस मामले में पुलिस ने आरोपी सपा नेता को गिरफ्तार करके जो आगे की कार्रवाई है वो कर दी है। लेकिन छोटी सी घटना जिसका कि बैकग्राउंड प्रधानी चुनाव और प्रॉपर्टी एंगल बताया जा रहा है, उसमें एक नवयुवक जिसकी उम्र 20 साल है उसकी मौत हो चुकी है और दूसरा अपनी मौत और जिंदगी के बीच झूल रहा है अस्पताल में, जिसको कि प्रतापगढ़ सीएससी से प्रयागराज रेफर कर दिया गया है बेहतर इलाज के लिए। प्राची, शुक्रिया आपका विशाल तमाम जानकारी के लिए। और अब बात करेंगे बुलडोजर एक्शन की। यूपी से लेकर गुजरात तक अवैध निर्माण पर बुलडोजर चल रहा है। यूपी के बरेली में मौलाना तौकीर रजा के करीबी के मार्केट को गिराया जा रहा है। वाराणसी में दाल मंडी की सड़क का चौड़ीकरण किया जा रहा है। इस सिलसिले में यहां फिर 4 मंजिला मकान को ध्वस्त किया गया। तो गुजरात के भावनगर में रोड विस्तार में आड़े आ रही मदरसे के 1500 वर्ग मीटर के एरिया को तोड़ा जा रहा है। तो यूपी से लेकर गुजरात तक इस वक्त प्रशासन का पीला पंजा गरज रहा है। यूपी के बरेली की बात करें तो मौलाना तौकीर के करीबियों पर लगातार एक्शन जारी है। तौकीर के करीबियों की अवैध प्रॉपर्टी पर बुलडोजर चलाया जा रहा है। मौलाना तौकीर के करीबी मोहम्मद आरिफ की अवैध संपत्ति पर लगातार दूसरे दिन बुलडोजर चल रहा है। कल बरेली विकास प्राधिकरण ने मोहम्मद आरिफ की मार्केट पर बुलडोजर चलाया था, तो आज भी सुबह से ही कार्रवाई शुरू हो गई है। जगतपुर इलाके में मोहम्मद आरिफ ने 2 मंजिला मार्केट और एक शोरूम की बिल्डिंग अवैध तरीके से बनाई थी, जिसे ध्वस्त किया जा रहा है। सबसे पहले बुलडोजर जगतपुर की 2 मंजिला इमारत को ध्वस्त करने पहुंचा। बिल्डिंग 2 साल पहले बनाई गई थी। इसमें 16 दुकानें बनी थीं। इसके अलावा आरिफ के पीलीभीत रोड पर बने परिसर पर भी बुलडोजर चला। इसमें मैरिज हॉल, फ्लोरा गार्डन, पीटर इंग्लैंड का आउटलेट और कई दुकानें हैं। हाल ही में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 26 सितंबर को बरेली में हुई हिंसा मामले में दर्ज एफआईआर रद्द करने से इनकार कर दिया। तौकीर रजा पर बरेली में 26 सितंबर की हिंसा का मास्टरमाइंड होने का आरोप है।
हम इस वक्त मौजूद है बरेली के जगतपुर इलाके में। आप देख सकते हैं यहाँ पे भी आरिफ का ये मार्केट है जिसमें करीब 16 दुकानें हैं और इसको भी बरेली विकास प्राधिकरण द्वारा गिराया जा रहा है। ये भी प्रॉपर्टी जिला मानचित्र के बनाई गई है और जिसको डिमोलिशन की कार्रवाई की जा रही है। ये बिल्डिंग पहले सील कर दी गई थी और सील करने के बाद आज बरेली विकास प्राधिकरण द्वारा इसको ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की जा रही है। जगतपुर की 2 मंजिला इमारत में 16 दुकानें हैं जिसकी कुल कीमत 5 करोड़ बताई जा रही है। वहीं पीलीभीत रोड पर जो शोरूम है उसकी कीमत 20 करोड़ है। ये हाईवे के नजदीक है। नगर निगम से इमारतों का नक्शा पास नहीं कराए जाने को लेकर कार्रवाई की जा रही है। पीडीए के द्वारा थाना बारादरी क्षेत्र में 2 जगह पे ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की जा रही है। इसमें पहली जगह जहां जिस साइड पे हम लोग खड़े हैं और दूसरी पीलीभीत बाईपास रोड पे, यहाँ 16 दुकानें हैं जिनके ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की जा रही है और दूसरी साइड पे एक शोरूम है उसको ध्वस्त किया जा रहा है। इस संबंध में पुलिस द्वारा सुरक्षा के पर्याप्त और पुख्ता इंतजाम किए गए हैं और पर्याप्त पुलिस फोर्स तैनात है। तौकीर रजा पर बरेली में 26 सितंबर की हिंसा भड़काने का आरोप है। पुलिस ने तौकीर रजा पर अब तक 10 मुकदमे दर्ज किए हैं। इनमें हत्या की साजिश, भीड़ को उकसाने, पुलिस पर हमले और पेट्रोल बम फेंकने, लूटपाट करने, दंगा कराने जैसी गंभीर धाराएं शामिल हैं। शुरुआती जांच में इनमें से 7 मामलों में तौकीर रजा को नामजद किया गया था। अब तक 10 में से 4 मामलों में सुनवाई हो चुकी है। तौकीर अभी फतेहगढ़ जेल में बंद है। एक तरफ यूपी में बुलडोजर गरज रहा है तो वहीं गुजरात के भावनगर में भी बुलडोजर एक्शन चल रहा है। अकवारा में मदरसे के 1500 स्क्वायर मीटर पर एक्शन हो रहा है। भावनगर पुलिस और म्युनिसिपल की टीम इस वक्त कार्रवाई कर रही है और जितना भी एरिया अवैध तरीके से बनाया गया था, जितना भी एरिया अतिक्रमण करके बनाया गया था, उस पर इस वक्त बुलडोजर एक्शन देखने को मिल रहा है। तो बरेली और गुजरात के भावनगर के बाद यूपी की वाराणसी में भी ध्वस्तीकरण की कार्रवाई लगातार जारी है। वाराणसी में दाल मंडी चौड़ीकरण योजना के तहत एक बार फिर डिमोलिशन एक्शन हुआ है। 4 मंजिला मकान को जमींदोज कर दिया गया। पीडब्ल्यूडी विभाग के अधिकारी पुलिस के साथ ध्वस्तीकरण के लिए पहुंचे। दाल मंडी इलाके में 5वां मकान गिरा दिया गया। भारी पुलिस फोर्स की तैनाती और ड्रोन से निगरानी के बीच कार्रवाई की गई। इस बीच वाराणसी पुलिस ने दाल मंडी में सरकारी काम में बाधा डालने के आरोप में एक सपा नेता को हिरासत में भी लिया है। दाल मंडी में चौड़ीकरण का विरोध करने पर पुलिस ने एक सपा नेता इमरान को गिरफ्तार कर लिया है। सपा नेता इमरान को पुलिस नई सड़क से खींचकर थाने ले गई। वाराणसी नगर निगम ने 187 मकानों को ढाने के लिए चिन्हित किया है। इनके मालिकों को करीब 191 करोड़ रुपए का मुआवजा दिया जाना है, लेकिन दाल मंडी के कई दुकानदार हैं जो इसका विरोध कर रहे हैं और इसी बीच एक सपा नेता जब विरोध करने के लिए पहुंचे तो उन्हें अरेस्ट किया गया। वाराणसी की दाल मंडी गली को मॉडल रोड के तौर पर बनाने का प्लान है। पीएम मोदी ने इसी साल अगस्त में इसका शिलान्यास किया था। राज्य सरकार की तरफ से इसके लिए 215.88 करोड़ रुपए जारी किए गए हैं। दाल मंडी काशी विश्वनाथ मंदिर से महज 100 मीटर की दूरी पर है, जो कि काशी विश्वनाथ मंदिर के गेट 4 के सामने है। दाल मंडी के लेआउट के मुताबिक ये शहर की सबसे खूबसूरत सड़क होगी। 17.5 मीटर चौड़ा रास्ता बनेगा। सड़क के दोनों तरफ हरियाली के लिए 3.2 मीटर का फुटपाथ भी बनाया जाएगा। इसके लिए दाल मंडी में मकान और दुकानों को तोड़ा जा रहा है। पीडब्ल्यूडी की कार्रवाई है जिसमें संबंधित विभाग के द्वारा मकान मालिक से रजिस्ट्री कराई गई और जो नियमता मुआवजा था वो उनको दिया जा चुका है। पूर्व में इसके कई बार मुनादी भी कराए गए। ये एक 4 मंजिला मकान है जिसमें कई सारी दुकानें भी हैं और सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से सिविल फोर्स के साथ साथ में पीएससी और पैरामिलिट्री फोर्स भी लगाई गई है। दाल मंडी में सपा नेता की गिरफ्तारी को लेकर भी काफी देर तक बवाल चला। पुलिस ने सपा नेता को क्यों हिरासत में लिया, ये पूरा मामला आइए आपको बताती हूँ। 19 नवंबर को बीडीए और प्रशासन की टीम ध्वस्तीकरण के लिए पहुंची थी, तो महिलाओं के विरोध के बाद टीम को वापस लौटना पड़ा था।
इस दौरान सपा नेता इमरान पर लोगों को भड़काने और सरकारी काम में बाधा डालने के मामले में केस दर्ज किया गया था। और अब जब पुलिस इमरान को अरेस्ट करने पहुंची तो लोगों ने पुलिस की इस कार्रवाई का विरोध किया, लेकिन पुलिस बाइक से सपा नेता इमरान को थाने लेकर गई। इस दौरान पुलिस ने विरोध का सामना भी करना पड़ा। इमरान की गिरफ्तारी के बाद भी बड़ी संख्या में लोग जुट गए। पुलिस थाने के बाहर लोग इमरान को छोड़ने का दबाव बनाने लगे, लेकिन पुलिस ने इमरान को नहीं छोड़ा। पहली चीज कि ये प्रपोजल को ला के डालमंडी ने सड़क पे थोप दिया गया है। मतलब मुझे ये बताया जाए कि ये प्रपोजल को किसने दिया। और आज पूरी जनता, पूरा शहर परेशान है। आज पूरी मार्केट में कस्टमरों का जमावड़ा था। इन लोगों ने उस समय जिस समय उठाया, भीड़ भरी थी, लोग भागना शुरू हो गए। ये तो भाई मेरे समझ से बाहर जा रहा है कि इस तरह से उठाना, और वो भी जबरदस्ती उठाना। कोई बात नहीं, कोर्ट में आप आएंगे ना, अब आपको कोर्ट ही संज्ञान लेगी, हम लोग नहीं लेंगे। हम लोग तो असहाय लोग हैं, मजबूर लोग हैं, लेकिन कोर्ट अभी जिंदा है। और अब बात करेंगे दिल्ली धमाके की। दिल्ली ब्लास्ट की जांच में हर रोज नए और चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं। फरीदाबाद टेरर मॉड्यूल में अभी कितने आतंकी गिरफ्तारी से बाहर हैं, धमाके में किसका क्या रोल था, इन सब चीजों की जांच हो रही है। इस बीच डॉक्टर्स के टेरर मॉड्यूल को लेकर एक बड़ा खुलासा हुआ है। सूत्रों के मुताबिक फरीदाबाद टेरर मॉड्यूल में पकड़े गए सभी आतंकी अल कायदा की विचारधारा से प्रभावित थे। वहीं दिल्ली में धमाका करने वाला सुसाइड बॉम्बर यानी डॉक्टर उमर ISIS और जैश की विचारधारा से प्रभावित था। डॉक्टर उमर कश्मीर में बुरहान वानी और जाकिर मूसा का उत्तराधिकारी बनना चाहता था। वहीं दिल्ली धमाके की जांच में एक और बड़ा खुलासा हुआ है। धमाके से पहले सहारनपुर से गिरफ्तार डॉक्टर अदील फरीदाबाद टेरर मॉड्यूल का लीडर था। सूत्रों के मुताबिक टेरर मॉड्यूल के सभी आतंकी डॉक्टर अदील को अपना अमीर यानी लीडर मानते थे। हालांकि डॉक्टर उमर के साथ डॉक्टर अदील का किसी बात को लेकर झगड़ा हो गया था। अदील के साथ विवाद की वजह से ही डॉक्टर उमर उसकी शादी में नहीं गया था। अब दिल्ली में 10 नवंबर को हुए ब्लास्ट की जांच में फरीदाबाद के व्हाइट कॉलर टेरर मॉड्यूल की साजिश अब पूरी तरह सामने आ रही है। सूत्रों के मुताबिक दिल दहला देने की साजिश कश्मीर में रची गई थी। धमाके कैसे करने हैं, कौन सा विस्फोटक इस्तेमाल करना है, धमाका कौन करेगा, ये सब तैयारी फरीदाबाद की अल फलाह यूनिवर्सिटी में की गई थी। वहीं ब्लास्ट के बाद छिपने के लिए आतंकियों ने हरियाणा के नूह को चुना था। डॉक्टर उमर इस सिलसिले में नूह भी गया था। हालांकि धमाके से पहले ही टेरर मॉड्यूल का भंडाफोड़ हो गया, जिसकी वजह से डॉक्टर उमर को आखिरी वक्त में सुसाइड बॉम्बर बनना पड़ा। तो दिल्ली ब्लास्ट के तार अभी कहां जुड़े हुए हैं, दिल्ली ब्लास्ट में कौन कौन व्हाइट कॉलर डॉक्टर जुड़े हुए हैं, ये पता लगाने की लगातार कोशिश की जा रही है। और हर रोज जांच के दौरान कई बड़े और चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं। फरीदाबाद के व्हाइट कॉलर टेरर मॉड्यूल की साजिश अब पूरी तरह सामने आ रही है। NIA ने कश्मीर से लेकर अल फलाह यूनिवर्सिटी और नूह के रास्ते दिल्ली में किए गए ब्लास्ट की पूरी साजिश क्रैक कर ली है। बड़ी खबर है कि डॉक्टर्स का आतंकी नेटवर्क कई तरीके से हमला करने का प्लान बना रहा था। फरीदाबाद टेरर मॉड्यूल ने सुसाइड बॉम्बिंग और ड्रोन अटैक के साथ साथ लोन वुल्फ अटैक की तैयारी भी की। जांच टीम इस मॉड्यूल के संपर्क में आए 1000 से ज्यादा लोगों से पूछताछ कर रही है, जिससे पता चला है कि इस आतंकी नेटवर्क की प्लानिंग बेहद खतरनाक थी। अभी लोन वुल्फ अटैक क्या होता है, आइए वो भी आपको समझाती हूँ। लोन वुल्फ अटैक क्या होता है? दरअसल ये एक तरह का लोन एक्टर आतंकवाद है, यानी वो आतंकी जिसका किसी बड़े टेरर नेटवर्क के साथ तालमेल नहीं होता। वो खुद आतंकी हमले की प्लानिंग करता है और अकेले ही टेरर अटैक को अंजाम देता है। इस तरह के हमले अमेरिका समेत पश्चिमी देशों में बहुत होते हैं। पिछले 5 सालों में पश्चिमी देशों में हुए घातक आतंकवादी हमलों में से 93% इसी तरह के अकेले आतंकवादियों ने अंजाम दिए हैं। अब दिल्ली लाल किला ब्लास्ट मामले में ताबड़तोड़ एक्शन जारी है। जम्मू कश्मीर की स्टेट इन्वेस्टिगेशन एजेंसी और स्पेशल ऑपरेशंस ग्रुप ने एक और आतंकी तुफैल को पकड़ा है। तुफैल श्रीनगर के बटमालू का रहने वाला है, उसे पुलवामा से गिरफ्तार किया गया है। तुफैल इंडस्ट्रियल एस्टेट में इलेक्ट्रीशियन का काम करता है। कुछ साल पहले डॉक्टर उमर उसके पड़ोस में रहता था, वहीं से उसकी और उमर की जान पहचान हुई। आरोप है कि तुफैल ने ही उमर के जरिए डॉक्टर अदील को AK-47 दी थी। फिलहाल जांच एजेंसियां तुफैल से पूछताछ कर रही हैं। एजेंसियां इस बात को गहराई से खंगाल रही हैं कि तुफैल किन लोगों के संपर्क में था, उसकी एक्टिविटीज क्या थी और दिल्ली ब्लास्ट की साजिश में उसका क्या रोल था। दिल्ली कार ब्लास्ट की जांच में हर गुजरते दिन के साथ नए खुलासे हो रहे हैं।
कहीं अहम गिरफ्तारियां देखने को मिल रही है। स्टेट इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने कल एक और गिरफ्तारी तोफेल अहमद की है। तोफेल अहमद की गिरफ्तारी पुलवामा से 11 नवंबर को हुई है, जब दिल्ली में 10 तारीख को कार ब्लास्ट हुआ। उसके बाद एसओजी की जो पुलिस विंग है उन्होंने तोफेल को हिरासत में ले लिया। हम इस वक्त तोफेल के घर के बाहर खड़े हैं। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, ये तोफेल का घर है। माना जा रहा है कि तोफेल का जो कनेक्शन था वो डॉक्टर उमर के साथ थे। डॉक्टर उमर जिन्होंने दिल्ली कार ब्लास्ट किया था। आगे बढ़ेंगे, अब बात करेंगे अयोध्या में ध्वजारोहण की। राम की नगरी अयोध्या में ध्वजारोहण में केवल 2 दिन बचे हैं। 25 नवंबर को पीएम नरेंद्र मोदी राम मंदिर के शिखर पर धर्म ध्वजा फहराएंगे। उसके पहले राम मंदिर परिसर में भव्य अनुष्ठान जारी है। धर्माचार्य वैदिक विधि विधान से धार्मिक अनुष्ठान कर रहे हैं। कल 1000 तुलसी पत्रों से भगवान श्री राम का सहस्त्र नामार्चन किया गया। आचार्यों ने गणपति, पंचांग, मातृका, नवग्रह सहित कई पूजन अनुष्ठान किए। आज तीसरे दिन भी अनुष्ठान जारी है। राम मंदिर के ट्रस्टी और यजमान अनिल मिश्र की अगुवाई में 24 नवंबर को यज्ञशाला में धार्मिक अनुष्ठान पूर्ण होगा, जिसके बाद 25 नवंबर को पीएम मोदी अभिजीत मुहूर्त में ध्वजारोहण करेंगे। ध्वजारोहण के लिए रामनगरी को दुल्हन की तरह सजा दिया गया है। रंग बिरंगी लाइट से पूरे शहर को रोशन कर दिया गया है। राम मंदिर को 11 कुंतल फूलों से सजाने की तैयारी चल रही है। कोलकाता, बेंगलुरु और दिल्ली से फूलों को मंगवाया गया है। पूरे राम मंदिर का इस अवसर पर उसको सजाया जा रहा है। ध्वजारोहण महोत्सव को देखते हुए अयोध्या प्रशासन ने कई पॉइंट पर ट्रैफिक को डाइवर्ट कर दिया है। साथ ही आज से लेकर 26 नवंबर तक अयोध्या में भारी गाड़ियों की एंट्री बंद कर दी गई है। तो 25 नवंबर को राम मंदिर में भव्य ध्वजारोहण की तैयारी पूरी हो चुकी है। उसके पहले यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने प्रदेशवासियों के नाम एक चिट्ठी लिखी है। इसमें सीएम योगी ने कहा है कि 25 नवंबर 2025 को श्री अयोध्या धाम का नाम पुनः इतिहास के पृष्ठ पर स्वर्णिम अक्षरों में अंकित होगा। इस मौके पर पीएम मोदी के मार्गदर्शन से श्री अयोध्या धाम में हो रहा हर कार्य प्रभु श्री राम के जीवन मूल्यों से प्रेरित है। उनकी यही कामना है कि धर्म ध्वजा की पुनर्स्थापना से प्रदेश में सुख, शांति और समृद्धि का नया युग आरंभ हो। 5 साल में अयोध्या में राम मंदिर बनकर तैयार है। 5 अगस्त 2020 को पीएम मोदी ने भूमि पूजन किया था। पिछले साल 22 जनवरी को राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हुई थी। अब प्राण प्रतिष्ठा के 21 महीने बाद मंदिर पूरी तरह बनकर तैयार है। मंदिर के शिखर पर ध्वजारोहण की तैयारी की जा रही है। पीएम मोदी जमीन से 191 फीट की ऊंचाई पर चमकीले केसरिया रंग का ध्वज फहराएंगे। ये धर्म ध्वजा 22 फीट लंबी और 11 फीट चौड़ी है। इसका वजन करीब 2.5 किलो है। धर्म ध्वजा को तैयार करने में धार्मिक आस्था के साथ प्रतीकों का इस्तेमाल किया गया है। त्रिकोणीय आकार की इस ध्वजा पर भगवान सूर्य विराजमान होंगे, क्योंकि भगवान राम सूर्यवंशी हैं। इसके बीच में ओम का प्रतीक चिन्ह होगा। साथ ही ध्वजा में इक्ष्वाकु वंश का राज चिन्ह कोविदार वृक्ष भी अंकित होगा। राम मंदिर में ध्वजारोहण के लिए पूरी तैयारी कर ली गई है। पीएम मोदी के साथ साथ संघ प्रमुख मोहन भागवत, यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ और यूपी की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल इस ऐतिहासिक अवसर के गवाह बनेंगे। इसके साथ ही 3000 लोगों को ध्वजारोहण समारोह का न्योता दिया गया है। अयोध्या के भी करीब 7000 लोग मौजूद रहेंगे। ध्वजारोहण के उत्सव में अयोध्या आने वाले मेहमान खाली हाथ वापस नहीं जाएंगे। उनके लिए ट्रस्ट 500 किलो लड्डू तैयार करवा रहा है। ये लड्डू पहले रामलला को अर्पित किए जाएंगे। इसके बाद प्रसाद स्वरूप में इसे मेहमानों में वितरित कर दिया जाएगा। सामने शिखर दिखाई दे रहा है और यहाँ पे सेना की मदद ली जा रही है ध्वज फहराने के लिए, क्योंकि काफ़ी टेक्निकल ये काम है। अब जब भगवान राम की नगरी में श्रद्धालु आएंगे तो सिर्फ राम मंदिर के दर्शन नहीं करेंगे। यहाँ अभी आते हैं तो भगवान राम जो बाल रूप में विराजमान है गर्भगृह में, उसके दर्शन होते हैं। और जो राम दरबार सजा है, जहाँ राजा राम के रूप में भगवान राम है, माँ सीता है, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न और हनुमान जी हैं, उनके दर्शन होते हैं। लेकिन अब पूरे परिसर में जो 15 मंदिर हैं, जिनमें राम मंदिर भी शामिल है, वो सब बनकर तैयार हैं। परकोटा की मंदिर है, सप्त ऋषियों के मंदिर हैं। परकोटा में 6 मंदिर बनाए गए हैं जो भगवान शिव, भगवान गणेश, भगवान हनुमान, सूर्यदेव, माता भगवती और अन्नपूर्णा के हैं। उनके साथ शेषावतार का मंदिर है। और उसके बाद जब आप सप्त मंडप में जाएंगे तो महर्षि वाल्मीकि, महर्षि वशिष्ठ, विश्वामित्र, महर्षि अगस्त्य, निषाद राज, शबरी
और ऋषि पत्नी अहिल्या के मंदिर हैं। ये भी सब बनकर पूरी तरह से तैयार हो गए हैं। सबके शिखर है, सबके शिखर में सोना लगा है। यहाँ करीब 45 किलो सोना शिखर पे लगाया गया है। जो राम मंदिर के जो ग्राउंड फ्लोर है उसके दरवाज़ों में भी सोना मढ़ा गया है। तो बहुत ही, जब यहाँ श्रद्धालु आते हैं जो बरसों से इस मंदिर का, राम मंदिर का इंतजार कर रहे थे, उनको इस तरह का मंदिर दिखाई देता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आएंगे और सीधा आपको अयोध्या का नजारा ही दिखाते हैं। मेरी सहयोगी रुचि कुमार इस वक्त हमारे साथ जुड़ गई हैं। रुचि, तस्वीरों के माध्यम से जरा बताइए, समझाइए कि अयोध्या कितनी तैयार है इस भव्य कार्यक्रम के लिए। ये अयोध्या के लिए नहीं है, जो राम भक्त हैं पूरे देश में, उन सब के लिए बड़ा दिन होगा 25 नवंबर, क्योंकि जब ध्वजारोहण होगा तो वो इस बात का संकेत होगा कि मंदिर निर्माण पूरा हो गया है। तो जो श्रद्धालु हैं वो दूर दूर से आ रहे हैं। न्योता दिया गया है। करीब ये कहा जा रहा है कि 7,000 लोग उस दिन अयोध्या में रहेंगे। तो अब इस अयोध्या को पूरी तरह से सजाया जा रहा है, मंदिर को सजाया जा रहा है। अब इतने लोग श्रद्धालु आएंगे, बाहर से आएंगे, जिनको निमंत्रण दिया गया है, न्योता दिया गया है, तो उनके रहने के लिए होटल्स में इंतज़ाम किए गए हैं। साथ में एक टेम्परेरी टेंट सिटी बनाई गई है, जिसमें 4 शहर अस्थायी रूप से बनाए गए हैं और टेंट्स में रहने का पूरा इंतज़ाम है। वहाँ पूरा किचन तैयार है। साथ में खाने पीने के लिए पूरा डाइनिंग रूम है कि वहाँ जो भी श्रद्धालु आए उनको किसी तरह की कोई दिक्कत का सामना ना करना पड़े। तो मंदिर के अंदर पूजा अर्चना चल रही है, क्योंकि ध्वजारोहण होगा वो पूरी वैदिक रीति से होगा। तो 26 के आसपास जजमान हैं अपनी पत्नियों के साथ जो पूजा अर्चना कर रहे हैं। एक वेदी में 2 जजमान अपनी पत्नियों के साथ हैं और 2 आचार्य हैं जो उनको पूजा अर्चना करा रहे हैं। तो ये कार्य मंदिर के अंदर चल रहा है। तो मंदिर के बाहर तैयारियां हो रही हैं, अयोध्या को सजाया जा रहा है, लाइट्स लगाई जा रही हैं। और क्योंकि 25 नवंबर को विवाह पंचमी भी होती है, तो अयोध्या में जो मंदिर है वहाँ से बारात निकलती है। तो सारी तैयारियां पूरी हैं, बस इंतज़ार है 25 नवंबर को। और जो राम भक्त हैं वो तो क्योंकि भगवान राम गर्भगृह में विराजमान हो चुके हैं 2024 में, लेकिन अब ध्वज जो लहराएगा, जो बहुत दूर से अयोध्या में जब आप प्राची आएंगी, बहुत दूर से आपको दिखाई देगा, तो उसका इंतजार है। बिल्कुल। अगर रुचि आप तस्वीरें एक बार दिखा पाए हमारे दर्शकों को कि अयोध्या में इस वक्त आप क्या देख रही हैं, क्या तैयारी है, कितनी हलचल है और कैसे इस कार्यक्रम को भव्य और दिव्य बनाया जा रहा है। जी बिल्कुल, देखिए अयोध्या जाने वाला रास्ता है और ये भगवान वेलकम टू अयोध्या आपको यहाँ दिखेगा। आगे आप जाएंगी तो मंदिर के गेट पे आप पहुँच जाएंगी और मंदिर का जो गेट है उसको सजाया जा रहा है। उसके फूलों का इंतज़ाम, क्योंकि 2 गेट हैं जहाँ से एंट्री होगी। एक मेन गेट है जहाँ से प्रधानमंत्री मोदी और वीआईपी लोग अंदर जाएंगे, उस गेट को भी सजाया जा रहा है। और दूसरा जो राम मंदिर है जहाँ से जिनको न्योता दिया गया है वो अंदर जाएंगे, तो उसको भी पूरा सजाया जा रहा है। प्रधानमंत्री मोदी अयोध्या के एयरपोर्ट पे उतरेंगे और वहाँ से साकेत महाविद्यालय जाएंगे हेलीकॉप्टर से। साकेत महाविद्यालय से एक तरह का रोड शो होगा राम मंदिर के गेट तक। तो पूरे रास्ते में बैरिकेड्स लगाए जा रहे हैं और पूरे रास्ते को सजाया जा रहा है। तो ज़बरदस्त इंतज़ाम इस समय आपको प्राची अयोध्या में दिखेंगे।